नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख पद्धतियों, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी, इनके स्वरों की जो दुनिया है उसमें थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास संगीत विशारद पुस्तक से कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं और हमारा लक्ष्य है कि भाई इन दोनों सिस्टम्स में सप्तक के 12 स्वरों की व्यवस्था कैसे है, ये समझे। उनके नामों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, और खासकर ये जानना कि शुद्ध स्वर का जो मतलब है वो दोनों में कितना अलग है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी सोचा है कि जिसे दक्षिण में शुद्ध रे कहते हैं वो उत्तर के कोमल रे जैसा क्यों है? अजीब है ना? चलिए इसी को आज खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली और कह सकते हैं बुनियादी बात यह है कि दोनों ही पद्धतियां, चाहे हिंदुस्तानी हो या कर्नाटकी, एक सप्तक में 12 स्वर स्थान मानती हैं। अच्छा, 12, ठीक है। हाँ, ये आधार है। पूरा संगीत का ताना बाना इन्हीं 12 जगहों पर बुना गया है, दोनों में। 12 स्वर स्थान तो ठीक हैं, पर मैंने सुना है कि उनके नाम और उनकी जो असल पोजीशंस हैं वो काफी अलग हैं। ये कैसे होता है, खासकर जब हम शुद्ध स्वरों की बात करते हैं? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प अंतर आता है। जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटकी संगीत का जो शुद्ध रे है, हाँ, और शुद्ध ध, हाँ, वो स्वर स्थान अगर हम हिंदुस्तानी संगीत में देखें तो वो हमारे कोमल रे और कोमल ध के बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा, ये तो शुरू में ही एक बड़ा फर्क हो गया। बिल्कुल। और ये बुनियादी फर्क है जो आगे चलकर रागों की शक्ल और उनके भाव पर भी असर डालता है। अच्छा, और मैंने ये भी पढ़ा कि जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध रे और शुद्ध धा हैं वो कर्नाटकी में कुछ और ही कहलाते हैं। हाँ, बात यहीं और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जो हिंदुस्तानी शुद्ध रे और शुद्ध ध के स्वर स्थान है ना, उन्हें कर्नाटकी संगीत में क्रमशः शुद्ध ग और शुद्ध नी के रूप में पहचाना जाता है। अरे, मतलब हमारा रे उनका ग और हमारा ध उनका नी में। क्या कर्नाटकी में भी स्वरों के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोमल और तीव्र होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था और नामकरण थोड़ा अलग है। जैसे हम कहते हैं सा के बाद कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल गा, शुद्ध गा। हाँ। कर्नाटकी में सा के बाद आता है शुद्ध रे, फिर रे का ही एक ऊंचा रूप आता है जिसे वो पंचश्रुति रे कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही उनके शुद्ध गा का स्थान भी है। अच्छा, रे का ही दूसरा रूप उनका ग है। हाँ, इसी तरह गा, मा, धा, नी के भी कई रूप हैं जिनके नाम हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम से अलग है। पर बात वही है, घूम फिर कर वो 12 स्थानी है जिन्हें दोनों ने अपने अपने हिसाब से नाम दिया है और व्यवस्थित किया है। तो फिर जब कर्नाटकी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक की बात होती है, जिसे शायद मुखारी मेल कहते हैं, आपने बताया था। हाँ, मुखारी मेल। तो वो हिंदुस्तानी काड़ों को कैसा सुनाई देगा, मतलब हमारे स्केल पर कहाँ बैठेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कर्नाटकी पद्धति का जो मूल शुद्ध स्वरों का पैमाना है, यानी मुखारी मेल, अगर उसे हम हिंदुस्तानी स्वरों के पैमाने पे रखें तो वो बनेगा सा, कोमल रे, कोमल ग, शुद्ध म, प, कोमल ध, कोमल नी। कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी। जी। ये तो हमारे काफी थाट जैसा हो गया। बिल्कुल। ये हमारे हिंदुस्तानी शुद्ध सप्तक यानी बिलावल थाट सारे ग म प ध नी से तो बहुत ही अलग है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शुद्ध शब्द का मतलब ही दोनों परंपराओं में अलग है। एकदम सही पकड़ा आपने, यही मूल बात है। कर्नाटकी परंपरा में शुद्ध स्वर को उस स्वर का सबसे निचला मतलब बेस आधारभूत रूप माना जाता है। अच्छा, सबसे नीचे वाला। हाँ, और जब वो स्वर विकृत होता है यानी बदलता है तो वो नीचे नहीं जाता बल्कि अपनी श्रुति में ऊपर चढ़ता है। जैसे शुद्ध रे से ऊंचा चतुश्रुतिक रे आता है जो उनका शुद्ध ग भी है, जैसा हमने पहले बात की। जबकि हिंदुस्तानी में आमतौर पर शुद्ध स्वर मुख्य होता है, और जब रे, ग, ध, नी विकृत होते हैं तो कोमल होकर शुद्ध से नीचे उतरते हैं। हाँ, कोमल मतलब नीचे। हाँ, सिर्फ एक अपवाद है तीव्र म, जो शुद्ध म से ऊपर जाता है, बाकी सब नीचे आते हैं कोमल होकर। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी पिक्चर में देखें तो ये जो शुद्ध की परिभाषा का फर्क है और स्वरों के ऊपर नीचे जाने की जो अलग दिशा है, शायद यही चीज दोनों संगीत पद्धतियों को अपनी खास पहचान देती है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये सिर्फ नामों का हेरफेर नहीं है, ये स्वरों के बीच के जो इंटरवल्स हैं उनका स्वभाव है और पूरे संगीत के ढांचे को लेकर एक
एक मौलिक वैचारिक भिन्नता है। 12 स्वर तो हैं, पर उनका इस्तेमाल और उनकी व्याख्या एकदम अलग है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है फिर, अगर हमें संक्षेप में बताना हो? निचोड़ ये है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत दोनों 12 स्वरों के सिद्धांत पर टिके होते हुए भी अपने आधारभूत शुद्ध पैमाने को, स्वरों के नामों को और उनके स्थानों को बहुत अलग-अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। और यही भिन्नता, यही फर्क उनकी अपनी अनूठी पहचान, उनके रागों की विविधता और उनके सौंदर्य को जन्म देता है। और यह हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है सोचने के लिए कि स्वरों की बनावट में ये जो मूलभूत अंतर हैं, ये अलग अलग शुद्ध पैमाने, ये आखिर दोनों संगीत परंपराओं में रागों के विकास को, उनकी भावनात्मक क्षमता को और हम जो सुनते हैं उस अनुभव को कितना और कैसे प्रभावित करते होंगे? हाँ, ये वाकई इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है।